अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 227। अली तैमूर रात के 3 बजे सलमान राजी के साथ जजीरे में पहुंचा था। तमाम रास्ते कोई उसके दिमाग में बोलता रहा, अली तैमूर, तुम एक नई जिंदगी गुजारने जा रहे हो और ये भूलते जा रहे हो कि इस हेलीकॉप्टर में सवार होने से पहले तुम कहाँ थे और कैसा वक्त गुजारते रहे। अब तुम पिछली बातें भूलकर सिर्फ नई जिंदगी की बातें याद रखोगे। पारस अली तैमूर को सुपर मास्टर की कैद में कोमा से निकालकर उसका ब्रेन वॉश किया गया। उसके दिमाग को कमजोर बनाकर उस पर तनवीमी अमल किया गया। अमल करने वाले 2 शख्स थे, एक सुपर मास्टर जो उसके दिमाग के अंदर रहकर मेरी यानी फरहाद की पूरी फैमिली के और बाबा साहिब के इदारे के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुका था। दूसरा शख्स तनवीमी अमल करने वाला था। उसने अली तैमूर के दिमाग में ऐसी गिरहा बांध दी थी कि हम में से कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग तक तो पहुंच सकता था, लेकिन उन चोर ख्यालात तक नहीं पहुंच सकता था जो सुपर मास्टर से ताल्लुक रखते थे। ये अहकामात उसके दिमाग में नक्श कर दिए गए थे कि वो बज़ाहिर अपने वालिदैन का सादतमंद और फर्मा बरदार बेटा रहेगा, लेकिन बातिन में सुपर मास्टर से वफादारी करता रहेगा। अगर कोई उससे पूछे कि सुपर मास्टर की कैद में उसके साथ क्या सलूक किया गया, तो वह जवाब देकर पिछली बातें भूल जाता है। उसके दिमाग में ये बात नक्श थी कि वह सुपर मास्टर की सोच की लहरों को नहीं पहचानेगा। दिमाग में जो आवाज़ आएगी उसे पुरस्रार अहकामात समझकर उनकी तामील करता रहेगा। जब वो आवाज़ दिमाग में उभरेगी तो वह दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों का रास्ता रोक देगा। वो हर हफ्ते की रात 12 बजे सारी दुनिया से राब्ता ख़त्म करके किसी कमरे में बंद हो जाएगा, बिस्तर पर जाकर लेट जाएगा, जिस्म को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लेगा। वो पुरस्रार आवाज़ फिर उस पर तनवीम अमल करेगी और पिछले तमाम अहकामात दोबारा दिमाग में नक्श कराएगी। यानी इस तनवीमी अमल का असर सिर्फ 1 हफ्ते तक रहता था। इसके बाद दिमाग उसके असर से निकलने लगता। ये बात सिर्फ सुपर मास्टर जानता था। वैसे तनवीमी अमल करने वाले ये आम सी बात जानते हैं कि ऐसे अमल का असर हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता। बहुत कम ऐसे तजुर्बाकार आमिल हैं जो अपने मामूल को महीने भर तक अपने असर में रख सकते हैं। उस पुरस्रार आवाज़ ने अली तैमूर को हुक्म दिया कि वो जिस जगह जा रहा है उस जगह को अपने चोर ख्यालों के उस खाने में छुपा कर रखेगा जहां दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले की रसाई मुमकिन नहीं होती। उसे बताया गया वो जिस शख्स के साथ हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहा है उसका नाम सलमान राजी है। वो अपने वालिदैन को इसका नाम नहीं बताएगा। सलमान राजी को सिर्फ मेहरबान दोस्त कहेगा और उसकी रिहाइशगाह में क़याम करेगा। इस मेहरबान की एक बेटी से वो दोस्ती करेगा, फिर उससे शादी भी करेगा। इन हालात में वो सलमान राजी के साथ रात के 3 बजे जजीरे में पहुंचा। फिर एक जीप में बैठकर उसकी रिहाइशगाह में आया। वहां खानम और उसकी बेटी जरीना से तारुफ हुआ। सलमान राजी ने पूछा, यास्मीना कहाँ है? खानम ने बताया, वो कैंप में पारस से मिलने के बाद जुनून में मुब्तला हो गई थी, शराबियों जैसी हरकतें कर रही थी, अब अपनी ख्वाबगाह में मदहोश पड़ी है। अली तैमूर ने कहा, मेरा भाई पारस यहाँ कैंप में है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। सलमान राजी ने कहा, कल सुबह उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। उस पुरस्रार आवाज़ ने उसके दिमाग में कहा, अली तैमूर, तुम कल शाम से पहले पारस के सामने ना जाना। पहले उस पर तनवीमी अमल किया जाएगा, फिर उसे तुमसे मिलने की इजाज़त दी जाएगी। सुपर मास्टर ने यही हुक्म सलमान राजी को दिया। मिस्टर राजी, हमारी हुकूमत ने तुम्हें इस जजीरे का मालिक बनाया है। तुमसे यह नया समझौता हुआ था कि तुम फरहाद के दोनों बेटों को जजीरे में छुपा कर रखोगे। जिस तरह मैंने अली तैमूर के दिमाग को अपने काबू में रखा है, उसी तरह तुम पारस को तनवीमी अमल के जरिए अपने काबू में लाओगे। अगर हम इस मकसद में कामयाब होंगे तो मैं तुम्हें फरहाद के दोनों बेटों से अपनी बेटियों का रिश्ता करने की इजाज़त दूंगा। सलमान राजी ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। मैं कल सुबह पारस पर तनवीमी अमल करूंगा। याद रखो, इस अमल से पहले दोनों भाइयों का ना मिलाना। अगर पारस को मालूम होगा कि अली तैमूर तनवीमी अमल के जरिए ताबेदार बनाया गया है तो वो बिदक जाएगा, फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जब सलमान राजी को मालूम हुआ कि पारस ने और उसके बाप ने यास्मीना को जुनून में मुब्तला किया है तो उसने कसम खाई थी पारस को अमले तनवीम के जरिए अपना गुलाम बनाकर रखेगा। लेकिन दूसरी सुबह बाजी पलट गई। वो पारस की सच्चाई और जहानत का मोतरफ हो गया। उधर रात को अली तैमूर की मुलाकात जरीना से हुई। उसके दिमाग में पुरस्रार आवाज़ ने कहा, इससे मोहब्बत करो, ये तुम्हारी होने वाली शरीक हयात है, आइंदा तुम यहीं जिंदगी गुजारोगे। जरीना ने कहा, आओ मैं तुम्हारी ख्वाबगाह तक तुम्हें पहुंचा दूं। वो दोनों बातें करते हुए उस रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने लगे। जरीना ने कहा, मैंने मम्मी और पापा से तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है। वो जब भी तुम्हारा तसव्वुर करते थे तो तुम मेरे तसव्वुर में चले आते थे। अब मैं तुम्हें देखकर अपने आप को भूल गई हूँ, मेरा वजूद गुम हो गया है। मैं अब महज तुम्हारा साया हूँ, तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ। हम चल नहीं रहे हैं, खड़े हो गए हैं। वैसे तुम बहुत खूबसूरत बातें करती हो, तुम्हें दिल की बात कहने का सलीका आता है। वो पास वाला दरवाज़ा खोलकर बोली, यही तुम्हारी ख्वाबगाह है। मैंने कोशिश की है यहाँ तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मौजूद रहे। इसके बावजूद किसी मामूली ज़रूरत के लिए भी सरहाने रखा हुआ इंटरकॉम इस्तेमाल कर सकते हो।
उसने जरीना को देखा। ख्वाबगह की तन्हाई में उसे फुर्सत से देखने का मौका मिल रहा था। वो 16-17 बरस की एक नौखेज हसीना थी। चेहरे पर मासूमियत भी थी और मोहब्बत की शिद्दत भी झलक रही थी। उसके अंदर आवाज आई, आगे बढ़ो, इससे मोहब्बत करो, ये तुम्हारे लिए है। दोनों को चुप लग गई। थोड़ी देर तक उन्हें एक दूसरे से कहने सुनने की फुर्सत न मिली। अगर हालात मुवाफिक होते तो उन्हें बड़ी देर तक फुर्सत न मिलती। खानम की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वह जल्दी से अलग होकर बोली, मम्मी आ रही है। फिर कब आओगी? अली तैमूर ने पूछा। घड़ी देखो, 4 बज चुकी हैं। अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। सो जाऊंगा, लेकिन सुबह जब तक नहीं आओगी मैं आंखें नहीं खोलूंगा। खानम ने आकर पूछा, बेटे कमरा पसंद आया? किसी चीज की कमी हो तो? वो बात काट कर बोला, जरीना ने सब कुछ समझा दिया है। जब आप लोगों की मोहब्बत मिल रही है तो भला किस चीज की कमी होगी। माँ बेटी थोड़ी देर तक बातें करती रही, फिर शब्बा खैर कहकर चली गईं। पारस अली तैमूर ने जूते मोजे उतारे, लिबास तब्दील किया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद करके बिस्तर पर लेट गया। उसी आवाज ने कहा, तुम बहुत खुश्क मजाज हो। क्या जरीना हसीन और सेहतमंद दोशीज़ा नहीं है? बेशक है। उसके रुखसत होते वक्त कुछ तो मुस्कुराना चाहिए था। मैं ना कहूं तो शायद तुम उसका हाथ भी ना पकड़ो। दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन लड़की है। इसका मतलब यह नहीं कि जो भी लाजवाब हुस्न सामने आए उसे समेट लिया जाए। ऐसी हरकतें मेरा भाई पारस करता है। मैं अपने दिल से मजबूर हूं। यह दिल सिर्फ फरजाना के लिए धड़कता है। हमने पूरे अमेरिका में फरजाना को तलाश किया, किंग फर्नांडो की एक एक रिहाइशगाह और कारोबारी इमारतों की तलाशी ली, लेकिन वो ना मिली। तुम्हारे वालिदैन ने उसे कहीं छुपा दिया है। मेरा ख्याल है फरजाना ने मेरे मशवरे पर अमल किया है। वो सोनिया मम्मा के पास चली गई है। अच्छा अब सो जाओ, लेकिन फरजाना को नहीं, जरीना को याद करते हुए आंखें बंद करो। मैं 4 घंटे बाद आऊंगा। वो पुरस्कार आवाज गुम हो गई। पारस अली तैमूर ने उसके हुक्म के मुताबिक जरीना का तस्वुर किया, आंखें बंद की, दिमाग को 4 घंटे तक सोते रहने की हदायत की, फिर नींद में डूबता चला गया। उन दिनों वो फितरी और गैर फितरी दिमाग का हामिल था। वो फितरी तौर पर सिर्फ फरजाना से वफा करने का कायल था, लेकिन सुपर मास्टर की चाल उसे फितरत के खिलाफ जरीना की तरफ माइल कर रही थी। पहले वो अपने मजाज के मुताबिक दुश्मनों से दुश्मनी करता था। अब तनवीमी अमल के नतीजे में उन्हीं दुश्मनों का दरपर्दा दोस्त था और अपनों से झूठ बोलकर झूठी सादतमंदी और फर्मा बरदारी जाहिर करने लगा। वो फितरतन बहुत संजीदा था, कभी मुस्कुराता नहीं था, लेकिन अब सुपर मास्टर के हुक्म पर वक्ते जरूरत मुस्कुराने लगा था। 4 घंटे बाद उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, फिर बाथरूम में जाना चाहता था। उसके अंदर आवाज आई, तुमने जरीना से कहा था जब तक वो नहीं आएगी तुम बिस्तर पर रहोगे और आंखें नहीं खोलोगे। मैं अपने मामूल के मुताबिक सुबह बाथरूम से निकलकर जॉगिंग के लिए जाता हूँ और जब तक थक नहीं जाता तब तक दौड़ता और वर्जिश करता रहता हूँ। आज मामूल के मुताबिक ऐसा ना करो। जरीना को अपनी मोहब्बत से मुतासिर करने के लिए बिस्तर पर लेट जाओ, वो आती ही होगी। वो मजबूरन बिस्तर पर आकर लेट गया। 15 मिनट तक बेजारी से करवटें बदलता रहा, फिर उसने आहट सुनकर आंखें बंद कर लीं। उसके करीब खुशबू का झोंका आया। चंद सातों के बाद सांसों की आंच महसूस हुई। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। चेहरा इतने करीब था कि सारी दुनिया छुप गई थी। आंखों के सामने वही वो थी, सुबह की तरह उजली, शबनम की तरह धुली हुई और ताज़ा गुलाब की तरह निखरी हुई थी। यह ऐसा वक्त होता है जब हुस्न और शबाब के तिलिस्म से कोई निकलना नहीं चाहता, मगर वो पीछा छुड़ाकर जॉगिंग के लिए जाना चाहता था। उसके दिमाग में वो पुरस्कार आवाज नहीं थी। उसने मौका देखकर पूछा, जरीना तुम सुबह जॉगिंग और लाइट वर्जिश नहीं करती? हम दोनों बहनें मम्मी के साथ रोज ही लंबी दौड़ लगाती हैं। आज तुम्हारी मेहमान नवाजी जरूरी थी इसलिए। वो जल्दी से उठकर बोला, इससे बेहतर मेहमान नवाजी नहीं हो सकती कि हम एक साथ सुबह का वक्त गुजारें। तुम तैयार हो जाओ, मैं बाथरूम से अभी आता हूँ। जरीना अली तैमूर के साथ बाहर जाने के ख्याल से खुश हो गई। वो दोनों आधे घंटे बाद रिहाइशगाह से बाहर आए और फिर दोनों एक साथ दौड़ते हुए दूर चले आए। तकरीबन 1 मील के फासले पर कितने ही मुसल्ला अफराद नजर आए। वो जरीना को देखकर अलर्ट हो गए थे और सल्यूट कर रहे थे। अली तैमूर ने पूछा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोली, यहाँ से 1 मील के फासले पर समुंदर है। ये सब साली गार्ड्स हैं, उधर मोर्चा बनाकर रहते हैं। ना किसी को पापा की इजाजत के बगैर जजीरे के बाहर जाने देती हैं और ना ही किसी को हमारे जजीरे में आने देते हैं। आओ वापस चलें। वापसी पर एक जगह रुककर जरीना अपने अंदाज में योगा की वर्जिश करने लगी। जब अली तैमूर अपने मखसूस अंदाज में वर्जिश करने लगा तो वह हैरानी से देखने लगी। वो बड़ी देर तक ऐसी मशकों से गुजरता रहा। आखिर उसने एक बुलंद शाख से छलांग लगाई, फिजा में 2 कलाबाजियां खाईं। जरीना ने सांस रोक ली थी। उसे यकीन था कि वो बुरी तरह जमीन पर गिरेगा, लेकिन वह ठीक उसके सामने आकर दोनों पांव पर खड़ा हो गया। वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, मेरा तो दम निकल रहा था। क्या तुम रोज ऐसी ही मशकें करते हो? हाँ, कितनी मुख्तलिफ और ख़तरनाक मशकें हैं जो हमें बाबा साहब के दायरे में सिखाई जाती हैं। अब मैं यहाँ से कोई भारी चीज़ उठाकर घर तक दौड़ता जाऊंगा। घर यहाँ से आधे मील के फासले पर है। वह इधर उधर मुतलाशी नजरों से दिख रहा था। कोई भारी पत्थर नजर नहीं आ रहा था। उसने पूछा, अपना वजन बताओ।
वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी 80 पाउंड की हूँ, क्या मुझे उठाकर दौड़ने का इरादा है? उसकी बात खत्म होते ही अली तैमूर ने उसकी कमर को दोनों हाथों से थामकर उठा लिया, उसको सर से बुलंद कर लिया, फिर वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। वो खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ रही थी, बेचारी गलत समझ रही थी। उसको मालूम नहीं था कि उस वफाशवार दीवाने के दिलो दिमाग पर सिर्फ फरजाना की हुकूमत है। सलमान राजी अपनी वाइफ के साथ बरामदे में खड़ा अपनी बेटी को अली तैमूर के हाथों में बुलंद देखकर कहके लगा रहा था। खानम ने कहा, मेरी बच्ची कहीं गिर ना जाए। वो नागवारी से बोला, मैंने कितनी बार समझाया है, हम दहशत गर्दों की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ हमारी औलाद को कब और कहाँ जख्म लगेंगे ये हम नहीं जानते। इनकी बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने सुपर मास्टर से दोनों पारस का सौदा किया है। इन जवानों को इस जजीरे में छुपाकर फरहाद अली तैमूर की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ। जब तक हम उन्हें छुपाकर रखने में कामयाब रहेंगे हमें कोई खतरा पेश नहीं आएगा। खानम ने पूछा, जब फरहाद को मालूम होगा तब क्या होगा? वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी बेटियों की जिंदगी बन जाएगी। वो अपनी बहुओं से कभी दुश्मनी नहीं करेगा, अगर उनसे औलाद होगी तो उन्हें और ज्यादा मान देगा। मैंने खूब सोच समझ कर यह कदम उठाया है। पारस अली तैमूर ने दौड़ते हुए करीब आकर जरीना को उसके माँ बाप के सामने उतार कर खड़ा कर दिया, फिर कहा, सॉरी अंकल, मैं हर रोज सुबह कोई वजनी चीज उठाकर दौड़ता हूँ, रास्ते में कोई चीज नहीं मिली, मैंने जरीना को उठा लिया। इसे चारों तरफ से देख लें, ये बिल्कुल सही सलामत है। वो सब हंसने लगे। नाश्ते के वक्त यास्मीना और अली तैमूर की मुलाकात हुई। जरीना ने पूछा, कैसी तबीयत है यास्मीना? बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मम्मी और पापा के साथ पारस से मिलने जाऊंगी। सलमान राजी ने कहा, अभी तुम्हारा उससे मिलना मुनासिब नहीं है, यहाँ रहो और सांस रोकने की मशकें करो, वरना मिस्टर फरहाद फिर तुम्हें ट्रैप करेंगे। पारस अली तैमूर ने चौंक कर पूछा, क्या मेरे पापा एक लड़की को ट्रैप करेंगे? वो भी ऐसी लड़की को जो एक दिन इनकी बहू बनने वाली है? अंकल, आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? बेटे, हमें शुबा है, आप इस शुबे को जहन से निकाल दें। सलमान राजी ने इस सिलसिले में बहस नहीं की। नाश्ते के बाद वो खानम और यास्मीना के साथ चला गया। घर में जरीना उसके साथ तन्हा रह गई। यूं तो 2 दर्जन मुसल्लह अफराद इस रिहाइशगाह के चारों तरफ ड्यूटी पर मौजूद रहते थे, लेकिन कोई इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता था। जरीना ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, मैंने कई बार दांतों में उंगली दबाई, अपने बाजू में चुटकी ली कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूं। तुम्हें पाकर भी पाने का यकीन नहीं आ रहा है। अली, मुझे बाजू में छुपा लो, मुझे इतना प्यार दो कि मैं नींद से जाग जाऊं। वही पुरस्कार आवाज कहने लगी, आदमी बनो, प्यार करना सीखो। वो जागना चाहती है, इसे पूरी मोहब्बत से जगाओ। वो आवाज का ताबेदार था, उसके बचपन को सुलाने और नई बहारों को जगाने लगा। फिर सोच के जरिए बोला, अगर तुम मेरे अंदर मौजूद हो तो प्लीज ऐसे वक्त चले जाओ। वो आवाज फिर सुनाई नहीं दी, लेकिन दूसरी बार उसे अपनी मामा की आवाज सुनाई दी। रसवंती बोल रही थी। उसने जल्दी से सांस रोक ली, फिर जरीना से अलग होकर बोला, सॉरी, अभी मेरी मामा मुखातिब कर रही थी, मैंने सांस रोक ली, तुम जरा उधर बैठ जाओ, वो फिर आएंगी। वो अपनी माँ की आदत को समझता था। वो थोड़ी देर बाद आई, उसे मालूम करने की कोशिश करती रही कि वो कहाँ है और वो मेहरबान कौन है जो माँ बाप से छुड़ाकर अपने घर ले आया है। लेकिन उसने माँ को टाल दिया। कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद उसने सांस रोक ली। माँ चली गई। उस आवाज ने कहा, मैं तुमसे खुश हूं, तुमने बड़ी खूबसूरती से अपनी मामा को टाल दिया है, मैं जा रहा हूं, मौज करो। 1 घंटे बाद खानम और यास्मीना वापस आ गईं। खानम ने कहा, पारस यहाँ दोपहर तक आ जाएगा, तुम अपने भाई से मिल सकोगे। दोपहर होने से पहले अली तैमूर को वही आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मेरे हुक्म पर फौरन अमल करो। जरीना से कहो उसके साथ बाहर चहलकदमी के लिए जाओगे, वो इनकार नहीं करेगी। तुम इसे लेकर शुमाली साहिल की तरफ जाओ। मुझे कैसे मालूम होगा शुमाली साहिल किधर है? बहस में वक्त ज़ाया न करो, जरीना तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उसने जरीना से बाहर चलने के लिए कहा। वो फौरन राजी हो गई। खानम ने कहा, अभी मिस्टर राजी का फोन आया था, उन्होंने ताकीद की है, हम अपने दिमागों में किसी ख्याल खोनी करने वाले को ना आने दें। मास्टर जीरो से तुम्हारे पापा का इख्तलाफ हो गया है। अली तैमूर ने कहा, आप परेशान ना हो, जरीना मेरे साथ रहेगी, हम दोनों किसी को दिमाग में आने नहीं देंगे और जो सामने आएगा वो मुंह की खाकर जाएगा। खानम ने एतराज नहीं किया। वो जरीना के साथ घर से निकलकर बोला, हम शुमाल की तरफ चलेंगे, तुम गाइड करो। वो उसका हाथ थामकर चलने लगी। उस आवाज ने कहा, अली तैमूर, मेरे एक टेलीपैथी जानने वाले साथी से सलमान राजी झगड़ा कर बैठा है, मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम अपने दिमाग में मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले साथी को आने दो। उसके कोड वर्ड्स हैं, हम 4 परिंदे जजीरे से परवाज करेंगे। ये 4 परिंदे कौन है तुम्हें आगे चलकर मालूम होगा। मेरे साथी का फर्जी नाम मास्टर जीरो है। तुम उसका साथ दोगे और सलमान राजी की मुखालफत करोगे। वैसे तुम जरीना को अगवा करके मुखालफत की इब्तदा कर चुके हो। चंद सेकंड के बाद मास्टर जीरो ने उसके दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अब शुमाल की सिमत ना जाओ, मैं वहां से एक लॉन्च में फरार होना चाहता था, मगर सलमान राजी ने अपने तमाम वफादारों को मेरे खिलाफ होशियार कर दिया है। तुम जरीना को अपने एतमाद में लो। मशरिक की सिमत घना जंगल और पहाड़ियां हैं, वो उधर तुम्हारी रहनुमाई करेगी। पारस अली तैमूर ने चलते चलते रुककर जरीना से पूछा, तुम मुझे कितना चाहती हो, मेरे लिए क्या कर सकती हो?
मैं जुबान से नहीं कहूंगी, आजमा कर देख लो। मुझे जजीरे के मशरकी हिस्से में ले चलो। वह हंसती हुई बोली, ये भी कोई आजमाइश है, आओ मेरे साथ। वह सिमत बदलकर मशरक की सिमत जाने लगी। उसने कहा, आजमाइश बहुत सख्त है, तुम फेल हो जाओगी। जो लड़की मोहब्बत में जान दे सकती है वो किसी इम्तिहान में फेल नहीं होती। ये बात है तो तुम मेरे साथ अभी इस जजीरे से बाहर जाओगी। जरूर जाऊंगी, लेकिन मम्मी और पापा से क्या कहूंगी? उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही क्या है? एक लड़की घर से भागने के लिए अपने बड़ों से इजाजत नहीं लेती। वह हंसती हुई बोली, खूब मजाक करते हो। जब मियाँ बीवी राजी और माँ बाप राजी हैं तो भागने की क्या जरूरत है भला? तुम्हारे वालिदैन हमारी शादी के बाद मुझे इस जजीरे में कैद रखना चाहते हैं। यह झूठ है, यह सच है। मैंने तुम्हारे बाप से कहा था हमारी शादी में मेरे वालिदैन भी यहाँ आएंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, मेरे वालिदैन को इस जजीरे का पता भी नहीं बताया जाएगा। इसका मतलब है वो मुझे वालिदैन के पास जाने नहीं देंगे। हाँ, पापा ने एक बार कहा था तुम हमेशा इस जजीरे में मेरे साथ रहोगे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे माँ बाप प्रॉब्लम बन जाएंगे। प्रॉब्लम तो तुम्हारे माँ बाप बन गए हैं। अभी चलो, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी कि शादी के बाद तुम मुझे जहां ले जाकर रखना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम अपने बाप की जिद और हट दर्मी को खूब समझती हो, और मैं भी समझ गया हूं कि वो मेरे बाप का दुश्मन है, मेरा दोस्त कभी नहीं होगा। अली तैमूर, तुम अचानक दुश्मनी के लहजे में बोलने लगे हो। मुझसे मोहब्बत है तो भरोसा करो। मैं अपने वालिदैन से तुम्हारे हक में फैसला कराऊंगी। पहले मुझे एक सादतमंद बेटी का फर्ज अदा करने दो। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें इस जजीरे से निकाल कर ले जाऊंगी। मैं तुम्हारे वालिदैन का फैसला जानता हूँ, लिहाजा वापस जाने की हमाकत नहीं करूंगा। वो चलते चलते रुक गई, बातों ही बातों में घने जंगल तक चली आई थी। उसने पूछा, क्या मुझे छोड़कर वापस जाओगी? क्या तुम चाहते हो वालिदैन को छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊं? तुम जवान हो चुकी हो, तुम्हें बाकी जिंदगी अपने मर्द के साथ गुजारनी चाहिए। इसके कानूनी और मजहबी तरीके हैं। जो लड़की शादी से पहले वालिदैन को धोखा देकर जाती है वो एक दिन अपने शौहर को भी धोखा देती है। एक दिन तुम ही ताना दोगे कि माँ का दूध पीने वाली, वालिदैन के लाड प्यार में पलने वाली ने तमाम मोहब्बतों और एहसानों को भुलाकर वालिदैन को धोखा दिया है। लिहाजा मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ। आगे बढ़ते हुए बातें करो, मैं वापस जाऊंगी, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। पारस अली तैमूर ने उसे अचानक उठाकर कांधे पर लाद लिया, फिर वहां से दौड़ते हुए जाने लगा। वो पहले मोहब्बत से समझाती रही, मुझे छोड़ दो, मेरी बात समझो, मैं तुम्हारी हूं, मगर हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए। मगर वो दौड़ता जा रहा था। आखिर वो मजबूर होकर चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती जा रही थी। अचानक ठाई की आवाज़ उभरी। एक गोली सनसनाती हुई उसके करीब से गुजर गई। वो दौड़ते दौड़ते रुक गया, चारों तरफ घूमकर देखने लगा। दो मुसल्लह शख्स एक दरख्त की आड़ से निकले। एक ने कहा, बेबी को नीचे उतार दो और इसे हमारे पास आने दो। वो उतरने के लिए हाथ पांव मार रही थी। उसने और मजबूती से कांधे पर उसे जकड़ लिया। उसके अंदर आवाज़ ने कहा, मैं बोलने वाले के दिमाग में जाना चाहता था। उसने सांस रोक ली। इनसे अपने तौर पर निमट कर आगे बढ़ो। वो दोनों मुसल्लह अफराद को देखते हुए बोला, जरीना मेरे लिए ढाल है, गोली चलाओगे तो ये भी जख्मी होगी या मारी जाएगी। ये कहते हुए वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जरीना को अपने सामने करके इस तरह पकड़ लिया था कि वो मुकम्मल ढाल बन गई थी। वो दोनों स्टेन गन उठाए उसके करीब आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था एक अली तैमूर के आगे रहेगा, दूसरा पीछे चला जाएगा, फिर उसके पाँव में तड़ातड़ गोलियां लगेंगी तो वो गिर पड़ेगा। लेकिन उसने करीब आते ही जरीना को एक के ऊपर उछाल दिया। दूसरा पीछे की तरफ जाना चाहता था। उसे ऐसे हमले की तवक्को नहीं थी। जब हाथ पर ठोकर पड़ी तो मालूम हुआ शिकार होने वाला ऐसे वक्त जान पर खेल जाता है। ठोकर पड़ते ही स्टेन गन हाथ से निकलकर अली तैमूर के हाथ में आ गई। उसने पलटकर उसके पांव पर गोलियां चलाईं, जो जरीना को संभालते संभालते गिर पड़ा था। दूसरे ने उस पर छलांग लगाई, उसके हाथ से भी स्टेन गन गिरा दी। दूसरे लफ्जों में उसने खुद ही स्टेन गन छोड़कर उसे घुंसा रसीद किया। घुंसा खाने वाले को यूं लगा जैसे आनी हथौड़ा पड़ा हो। आंखों के सामने कुमकुमे जलने बुझने लगे। उसने सर झटक कर दोनों पांव पर खड़े रहने की कोशिश की। मुंह पर लात पड़ते उसके कदम उखड़ गए। वो चलकर जमीन पर चारों शाने चित हो गया। अली तैमूर ने स्टेन गन उठाकर उसके पैरों को भी गोलियों से छलनी कर दिया। अब दोनों उठने के काबिल नहीं रहे थे। उसने एक स्टेन गन को बुलेट बेल्ट से खाली किया, उसे एक तरफ फेंका, फिर एक रिवॉल्वर और दूसरी स्टेन गन उठाई। जरीना उठते हुए बोली, मुझे अनाड़ी ना समझो, मैं इतनी देर में स्टेन गन उठाकर तुम पर गोलियां चला। उसकी बात पूरी होने से पहले उसने हाथ खींचकर फिर उसे शाने पर लाद लिया। वो दुरुस्त कह रही थी। उस पर गोलियां चला सकती थी मगर दिल से मजबूर हो गई थी। इस मजबूरी ने उसे फिर कैदी बना दिया। वो उसे उठाए दौड़ता जा रहा था। मास्टर जीनो ने उसके दिमाग में कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, मैं तुम्हें दूरबीन से देख रहा हूं। तुम सही सिमत में आ रहे हो। सामने बहुत दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर लकड़ियों से बना हुआ एक कॉटेज है। मैं इसी कॉटेज की खिड़की से तुम्हें देख रहा हूं, सीधे चले आओ। वो पहाड़ी की सिमत ही दौड़ रहा था। दो घने दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज दिखाई दे रहा था। पहाड़ी की बुलंदी 100 फुट होगी। उसकी चोटी पर कॉटेज बना हुआ था। अचानक कई गाड़ियां पहाड़ी के दामन में आकर रुक गईं। कितने ही मुसल्लह अफराद उनमें से छलांगे लगाकर बाहर आए, फिर दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों के पीछे पोजीशन संभालने लगे। पारस अली तैमूर ने स्टेन गन शाने से लटकाई।
दूसरे शाने से जरीना को उतारा, फिर उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए बुलंद आवाज से कहा, तुम तादाद में बहुत ज्यादा हो, हजारों गोलियां चला सकते हो, लेकिन सलमान राजी की बेटी के लिए सिर्फ एक गोली काफी है। चारों तरफ से पोजीशन लेने वाले उसे धमकी के तौर पर घेर सकते थे, लेकिन गोलियां नहीं चला सकते थे। पहाड़ी की बुलंदी पर कॉटेज तक जाने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा पथरीला रास्ता बनाया गया था। अली तैमूर ने कहा, मुझे ऊपर जाने का रास्ता दो, उस रास्ते से 100 गज दूर चले जाओ। अगर कोई करीब आने की हमाकत करेगा तो मैं गोली मार दूंगा। मुझे किसी के कत्ल पर मजबूर ना करो। मुसल्लफ अफराद के गिरोह के लीडर ने कहा, मिस्टर अली तैमूर, तुम्हारा दिमाग शैतान के चुंगल में है। तुम सलमान राजी जैसे दोस्त से दुश्मनी और दुश्मन से दोस्ती कर रहे हो। मुझे बातों में लगाकर वक्त ज़ाया ना करो, मैं किसी के चुंगल में नहीं हूं। अली तैमूर, जरा अकल से सोचो। आज से पहले तुमने और तुम्हारे पापा ने कभी किसी औरत की मजबूरी से फायदा नहीं उठाया, कभी किसी की बेटी को अगवा नहीं किया। क्या तुम फरहाद अली तैमूर का बेटा होने में फख्र कर सकते हो? उसने गिरोह लीडर पर गोली चलाई। वो किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था, सिर्फ लीडर के बाजू को जख्मी करना चाहता था। निशाना इतना सच्चा था कि सिर्फ बाजू ही जख्मी हुआ। वह तड़प कर गिर पड़ा। पारस ने कहा, यह निशानेबाजी का एक हल्का सा नमूना है। मैं चाहता तो तुम्हें उसे गोली से हमेशा के लिए ठंडा कर देता। अब आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना जरीना को जख्मी होते देखोगे। वह आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटने लगे, वहां से दूर जाने लगे। जब वो रुकना चाहते तो वो सख्त लहजे में बोलता, और दूर हो जाओ, मैं किसी को चालाकी दिखाने का मौका नहीं दूंगा, और दूर जाओ। वह मजबूर थे, जजीरे के मालिक की बेटी को सही सलामत हासिल करना चाहते थे, इसलिए पहाड़ी रास्ते से बहुत दूर चले गए। अली तैमूर ने पूछा, जरीना तुम आराम से चलोगी या मैं जबरदस्ती करूं? वो आगे आगे चलते हुए बोली, तुम मेरे खुलूस और मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। अब मैं किसी से आंखें मिलाकर नहीं कह सकूंगी कि मुझसे मोहब्बत करने वाला लाखों में एक है। वो उसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए बोला, कौन कमबख्त तुमसे मोहब्बत कर रहा है? वो तो मुझे मजबूर किया जा रहा था। अच्छा हुआ उस पुरिसरार आवाज ने जल्दी मोहब्बत का ये ड्रामा खत्म करा दिया, मैं तो बेजार हो गया था। ये पुरिसरार आवाज का मतलब क्या हुआ? क्या किसी ख्याल ख्वानी करने वाले की बात कर रहे हो? क्या उसने मेरे अगवा के लिए तुम्हें मजबूर किया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामोशी से चलती रहो। मुझे यकीन है तुम मुझे दिल से चाहते हो। अभी किसी ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा रखे है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की आई है, दूसरी कोई आई है ना आएगी। मेरी इतला के मुताबिक तुम्हारे भाई पारस ने जोजो से शादी की, फिर सुना कि तिलबैब में उसकी एक और शरीक हयात है। इसके बावजूद वो यास्मीना से मोहब्बत करता है, उससे शादी करने को तैयार है। अरे वो एक नंबर का फ्रॉड है। एक दिन तुम्हारा सारा खानदान सर पकड़ के रोएगा। वो करता कुछ है, समझाता कुछ है। जब तक असल बात समझ में आती है वक्त गुजर चुका होता है। उसी वक्त पहाड़ी के दामन में सलमान राजी की जीप आकर रुकी। पारस उसके साथ बैठा हुआ था। उसने जीप से बाहर छलांग लगाकर पहाड़ी की बुलंदी पर देखा। वो जरीना के साथ निस्फ बुलंदी तय कर चुका था। सलमान राजी ने राइफल उठाकर निशाना लिया। पारस ने राइफल को एक तरफ हटाकर कहा, देखते नहीं जरीना इसके निशाने पर है। वो झुंझला कर बोला, मेरी औलाद की तरफ आज तक किसी ने आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं की, और वो रिवॉल्वर उठा रहे। मैं इसे गोली चलाने का मौका नहीं दूंगा। इसकी पुश्त हमारी तरफ है। मेरी गोली पहले इसे लगेगी, फिर वो रिवॉल्वर पकड़ने के काबिल नहीं रहेगा। पारस ने कहा, मिस्टर राजी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, हम दोनों भाइयों के सर के पीछे भी एक आंख है। हम आगे चलते मगर पीछे की खबर रखती है। मेरी बात समझो। वो इस कदर फुर्तीला है कि तुम्हारी राइफल की गोली से कतराएगा। नतीजे के तौर पर जरीना हलाक या जख्मी होगी। बेटी का मामला था, वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। उसने बेबसी से राइफल को जमीन पर पटक कर कहा, तुम नहीं जानते, सुपर मास्टर के जराए बहुत वसी हैं। उसका हेलीकॉप्टर कहीं से आ रहा होगा। हम पहाड़ी पर नहीं जा सकेंगे। वो और मास्टर जीरो मेरी बेटी को ले जाएंगे। पारस ने कहा, बेटी की इज्जत और जिंदगी खतरे में देखकर तुम्हारे मुंह पर सुपर मास्टर का नाम आ गया। मैं पहले ही समझ गया था कि हम दोनों भाइयों को अगवा करने का इंतजाम उसी ने एक नए अंदाज में किया है। वो गुस्से से बोला, मुझसे गलती हो गई, मगर ये गलती पर पछताने का वक्त नहीं, कोई तदबीर सोचो। पारस जीप में बैठकर बोला, मेरे साथ आओ। उसने जीप स्टार्ट की। सलमान राजी ने बैठते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह जीप आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारी बेटी को वापस ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अरे ऐसे वक्त क्या शर्त मनवाते हो, जल्दी से बताओ। आज के बाद हम दोनों भाई जजीरे में आज़ाद रहेंगे और जब चाहेंगे यहां से जा सकेंगे। क्या तुम भी मेरी बेटी यास्मीना से बेवफाई करना चाहते हो? हरगिज नहीं, मैं सिर्फ आज़ादी की शर्त मानने को कह रहा हूं, मुझे मंजूर है। पारस ने एक जगह जीप रोककर कहा, मैं पहाड़ी पर जा रहा हूं, तुम अपने लोगों में जाओ, मैं जरीना को वापस ले आऊंगा। क्या मुझे नादान बाप समझकर झूठी तसल्ली दे रहे हो? कॉटेज में मास्टर जीरो हथियारों के साथ मौजूद है। अली तैमूर बुलंदी पर पहुंच रहा होगा। पारस ने जीप से छलांग लगाते हुए कहा, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। ये कहते उसने चढ़ाई पर दौड़ना शुरू किया। सलमान राजी की आंखें हैरत से फैल गईं। वो ऊंचाई पर इतनी तेजी से चढ़ता जा रहा था जैसे हमवार जमीन पर दौड़ रहा हो। उसने 50 बरस की जिंदगी में किसी को बुलंदी की तरफ यूं दौड़ते नहीं देखा था। सलमान राजी ने फौरन ही जीप को वापस मोड़ लिया।
वो अपने लोगों में जाकर देखना चाहता था कि पारस अपने भाई अली तैमूर से पहले बुलंदी पर पहुंचता है या नहीं। अली तैमूर अपने भाई से बेखबर था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था। क्योंकि जरीना की रफ्तार सुस्त थी, मास्टर जीरो कॉटेज की खिड़की से लगा हुआ दोनों हाथों में मिनी मशीन गन थामे कभी जरीना और अली तैमूर को आते देख रहा था और कभी पहाड़ी के नीचे खड़े हुए सलमान राजी और उसके मुसल्लह अफराद पर नजर रखता जा रहा था। वो यकबारगी चौंक कर उछल पड़ा। मिनी मशीन गन हाथ से छूटते छूटते रह गई। किसी ने उसके शाने को थपथपाया था। उछलकर पलटते ही मुंह पर एक हथौड़ा सा हाथ पड़ा। आंखों के सामने नाचते हुए तारों के दरमियान पारस दिखाई दिया। वो कह रहा था, ये पिछला दरवाजा तुमने मेरे भाई के लिए खुला रखा है, कोई बात नहीं, दूसरे भाई से मिलो। मास्टर जीरो चीखकर अली तैमूर को होशियार करना चाहता था, मगर दूसरा हाथ पड़ते ही गन समेत गिर पड़ा। वाटसुरोकी ने दोनों भाइयों को सही मायनों में फौलाद बनाया था। वो दूसरे हाथ में ही ढीला पड़ गया। मजीद 2 हाथ पड़ने पर वो बेहोश हो गया। पारस ने उसे और मिनी मशीन गन को उठाया, उसे पहले की तरह खिड़की से यूं लगाकर खड़ा कर दिया कि कॉटेज में दाखिल होने वाले अली तैमूर को वो हथियार के साथ खिड़की के बाहर देखता हुआ नजर आता। उसने मशीन गन का बुलेट बेल्ट निकाल दिया, फिर दौड़ता हुआ आकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। ये कार्रवाई करने के दौरान उसे एक तरह से नाकाम होने का ख्याल था। यानी सुपर मास्टर अगर अली तैमूर के दिमाग से निकलकर मास्टर जीरो के पास आएगा तो बाजी पलटती देखकर अली तैमूर को होशियार कर देगा। बस एक उम्मीद थी कि सुपर मास्टर उसके भाई को हदायत देने में मसरूफ होगा और मास्टर जीरो के पास नहीं आएगा। वो खुले हुए दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो आ रहा था। चंद लम्हों के बाद वो आ चुका था, लेकिन दरवाजे के बाहर रुक गया। उसके अंदर पुरस्कार आवाज ने कहा, क्यों रुक गए, अंदर जाओ। वो बोला, नींद की हालत में भी मेरा दिमाग बेदार रहता है और अभी तो मैं जाग रहा हूं। वो तुम्हारा मास्टर जीरो मशीन गन खिड़की से लगाया उस पर झुका है। उसकी सिर्फ पुश्त नजर आ रही है। मैं यकीन से कहता हूं वो मर चुका है, यह जख्म खाकर बेहोश हो गया है। उसका लहू बूंद बूंद फर्श पर टपक रहा है। आवाज ने कहा, मैं अभी मालूम करता हूं। पारस ने मास्टर जीरो पर काबू पाने के बाद बड़ी एहतियात से काम लिया था। उसने मार मारकर मास्टर का मुंह तोड़ दिया था। फिर उसका मुंह मशीन गन पर झुकाकर खिड़की से बाहर रखा था ताकि लहू बाहर टपकता रहे। लेकिन कभी कभी हिसाब किताब गलत हो जाता है। लहू उसके मुंह से रिश्ता हुआ गन की नाली पर फैलता हुआ खिड़की के अंदर फर्श पर टपक रहा था। इसी आवाज ने अली तैमूर के दिमाग में कहा, तुमने दुरुस्त कहा था, मास्टर जीरो बेहोश है, कॉटेज के अंदर खतरा है, सिर्फ आधा घंटा, किसी तरह बचने की कोशिश करो, हेलीकॉप्टर पहुंचने ही वाला है। पारस अली तैमूर ने खुले हुए दरवाजे को देखा, फिर सख्त लहजे में पूछा, अंदर कौन है? 1 है या 10 हैं, जितने भी हैं मैं वार्निंग देता हूं कि जरीना को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो हथियार फेंककर सामने आ जाओ। पारस ने दरवाजे के पीछे से कहा, मैं हूं तुम्हारा भाई, तुम जानते हो मैं हथियार नहीं रखता और मेरे पीछे कभी फौज नहीं होती, मैं आ रहा हूं, गोली ना चलाना। वो दरवाजे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। दोनों भाई बहुत अरसे के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। एक दरवाजे के अंदर था, दूसरा बाहर। दूसरे ने पूछा, हेलो पारस, कैसे हो? वो बोला, खैरियत से नहीं हूं। खैरियत क्यों नहीं है? जब एक भाई हथियार लेकर सामने आए तो दूसरे भाई की खैरियत नहीं होती। यह हथियार तुम्हारे लिए नहीं है, अच्छा हुआ तुम यहां तन्हा आए हो। हम इस जजीरे से जरीना और मास्टर जीरो को लेकर निकल जाएंगे, एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। मेरा भाई अली तैमूर एक गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा है। वो किसी की बेटी को अगवा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर सुपर मास्टर बोल रहा है। मैं उसे बता दूं कि हेलीकॉप्टर खाली जाएगा या तबाह हो जाएगा। तुम चैलेंज कर रहे हो, भाई को नहीं, सुपर मास्टर को। मेरे अंदर कोई सुपर मास्टर नहीं, मैं अपने होशो हवास में हूं, हमेशा की तरह आजाद। फरहाद अली तैमूर का बेटा और तुम्हारा भाई। भाई होने का सबूत दो, वो रिवॉल्वर फेंक दो। हम बचपन से खाली हाथ गले मिलते आए हैं, आओ मेरे गले लग जाओ। मुझे अफसोस है, ये रिवॉल्वर मैंने जरीना के बाप और उसकी फौज को दूर रखने के लिए पकड़ा है, वरना तुम जानते हो मैं भी आम हालात में कभी मामूली से हथियार का भी बोझ नहीं उठाता। पारस ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, यह मेरे लिए इत्मीनान की बात है कि तुमने मेरे लिए रिवॉल्वर नहीं उठाया है। वो दरवाजे के बाहर आ गया। अली तैमूर ने ललकार कर कहा, खबरदार मेरे करीब ना आना, मैं तुम्हारी मक्कारियों को बचपन से जानता हूं। पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, मक्कारी तो अभी दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा, जरीना की जिंदगी का सवाल है। वो पीछे हटकर कॉटेज के अंदर आया। अली तैमूर ने कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि दरवाजे को अंदर से बंद कर लो, जब तक हेलीकॉप्टर वापस न जाए दरवाजा न खोलना। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, पंजों के बल चलता हुआ सामने वाले दरवाजे पर आया, उसे खोलकर बाहर निकला। पहाड़ी के नीचे सलमान राजी और उसके वफादार उसे देखकर आगे बढ़ना चाहते थे। उसने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा, फिर पानी की टंकी तक जाने वाले पाइप को पकड़कर चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। लकड़ी की छत पर औंधा लेटकर छिपकली की तरह रेंगता हुआ पिछले हिस्से की तरफ जाने लगा। दूर से आने वाले हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। अब फौरन ही कुछ कर गुजरना था। हेलीकॉप्टर से देखने वाले उस पर फायरिंग कर सकते थे।
अली तैमूर एक हाथ से जरीना का बाजू पकड़े आसमान की तरफ देख रहा था। हेलीकॉप्टर पहाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ से आ रहा था, इसलिए आसमान की तरफ सर उठाने के बावजूद वो पारस को न देख सका। पारस ने यकबारगी छत की बुलंदी से उस पर छलांग लगाई। अली तैमूर पर आते ही रिवॉल्वर वाले हाथ को पकड़ा ताकि बेतुकी फायरिंग से जरीना को नुकसान न पहुंचे। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर जमीन पर गिर पड़े थे। पारस ने चीख कर कहा, जरीना फौरन यहां से भागो, पहाड़ी के नीचे अपने पापा के पास जाओ वरना हेलीकॉप्टर से फायरिंग होगी। वो भागती चली गई। उसे पहाड़ी से उतरते देखकर सलमान राजी खुशी से खिल गया। अपने मुसल्ला वफादारों के साथ तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। चीख चीख कर कहने लगा, हेलीकॉप्टर को उतरने ना दो, उस पर फायरिंग करो। दूसरी तरफ दोनों भाई उलझे हुए थे। दोनों की गिरफ्त रिवॉल्वर पर थी। वो पथरीली जमीन पर इधर से उधर लुढ़क रहे थे। दोनों के दाव पेच एक दूसरे के खिलाफ नाकाम हो रहे थे, क्योंकि एक का दाव दूसरे को मालूम था। वारसुरोकी ने कभी किसी भाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हथियार छीनने के तमाम हथकंडे दोनों को मालूम थे, इसलिए कोई किसी से रिवॉल्वर छीन नहीं पा रहा था। वो लड़ते लड़ते उठ गए थे, एक दूसरे के खिलाफ जोर लगा रहे थे। इस जिद्दोजहद में 2 बार रिवॉल्वर से गोलियां चल चुकी थीं। उनमें से कोई भी जख्मी या हलाक हो सकता था। हेलीकॉप्टर करीब आ गया था, उसमें से फायरिंग हो रही थी। अब कॉटेज के सामने वाले हिस्से से सलमान राजी के वफादार हेलीकॉप्टर पर जवाबी फायरिंग कर रहे थे। आसार तो यही थे कि सुपर मास्टर को शिकस्त खानी पड़ेगी। उसका एक ख्याल ख्वानी करने वाला मास्टर जीरो बेहोश पड़ा हुआ था। जरीना अपने बाप के पास पहुंच गई। अली तैमूर अपने भाई पारस से उलझा हुआ था। दोनों की जिस्मानी कुव्वत से अंदाजा होता था कोई किसी पर गालिब नहीं आ सकेगा। पारस गालिब ना आए तब भी उसकी जीत थी, क्योंकि उसने अली तैमूर को उलझा रखा था। लेकिन फिर बाजी पलटती हुई नजर आई। सुपर मास्टर का दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया और उसमें से मुसल्ला अफराद हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। धमाकों की जोरदार आवाज में सलमान राजी के वफादारों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो जख्मी होकर या लाशों की सूरत में पहाड़ी पर से लुढ़कते हुए नीचे जा रहे थे। उधर दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाते हुए कॉटेज के बंद दरवाजे से टकरा गए और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गए। सुपर मास्टर ने अली तैमूर से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते? वो बोला, पारस भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। हमारे अलग होने की एक ही सूरत है कि मैं रिवॉल्वर छोड़ दूं। ये गलती ना करना। रिवॉल्वर से किसी तरह उसे जख्मी करने की कोशिश करो, मैं उसके दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा कर दूंगा। हम दोनों में से कोई किसी को जख्मी नहीं कर सकेगा। हमारा पलड़ा भारी है, हम एक दूसरे की चाल को खूब समझते हैं। अच्छी बात है, इसी तरह इसे उलझाए रखो। हेलीकॉप्टर से हमारे एक आदमी आकर पारस को जख्मी करेगा। मैं तुम दोनों भाइयों को जिंदा चाहता हूं, इंतजार करो। सुपर मास्टर थोड़ी देर के लिए चला गया। पहाड़ी पर आने वाले सलमान राजी के वफादार धमाकों से बचने के लिए फिर नीचे उतर गए। बुलंदी पर कॉटेज के अंदर सिर्फ 2 भाई रह गए जो थका देने वाली जंग लड़ रहे थे और थकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे ही वक्त अचानक रसवंती पहुंच गई। उसने बेटे के दिमाग में आकर उसे लड़ते हुए देखा, फिर परेशान होकर बोली, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम किससे लड़ रहे हो? मामा, ये पारस मेरा दुश्मन बन गया है। मैं एक दुश्मन की कैद से निकलने में कामयाब हो गया हूं। अब एक हेलीकॉप्टर में फरार होने वाला हूं, लेकिन ये मेरे दुश्मन की हमायत में मुझसे लड़ रहा है। रसवंती ने दांत पीस कर कहा, मैं जानती थी ये आस्तीन का सांप है, एक दिन मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गई, अभी इसे दुश्मनी की सजा देती हूं। वो बेटे के दिमाग से निकली, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई पारस के दिमाग में पहुंचना चाहती थी। उसने सांस रोक ली। वो वापस बेटे के पास आकर बोली, कमबख्त, सांस रोक लेता है। मामा बार बार इसके पास जाएं, वो बार बार सांस रोकने की मुसीबत में जरा कमजोर पड़ जाएगा, फिर मैं इससे रिवॉल्वर छीन लूंगा। नहीं बेटे, ऐसे में रिवॉल्वर चल पड़ेगा, खुदा न खास्ता तुम्हें गोली लग सकती है। इससे कहो मैं कह रही हूं इसके पापा सख्त बीमार हैं, मैं इसके पास पापा का एक पैगाम लेकर आई हूं, उस पर अमल करने से दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अली तैमूर ने कहा, पारस मैं तुमसे कम नहीं, तमाम दिन और तमाम रात लड़ सकता हूं, लेकिन मामा आकर कह रही हैं पापा सख्त बीमार हैं, उन्हें हमारी लड़ाई का इल्म हो गया है। उन्होंने मामा के जरिए एक मशवरा दिया है जिस पर अमल करने से यह लड़ाई खत्म हो सकती है। पारस ने कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, मैं समझ रहा था वो अचानक बीमार पड़ गए होंगे, लेकिन उन्होंने मामा के जरिए कोई मशवरा नहीं दिया है। क्या मामा झूठ कह रही हैं? मैं अपनी मामा को झूठी कहने की जुर्रत और गुस्ताखी नहीं कर सकता। तुम्हारे दिमाग में सुपर मास्टर बोल रहा है, वो नहीं जानता कि पापा ने मेरे दिमाग में कैसी गिरह बांधी है। मेरे अंदर मामा भी नहीं आ सकती और ये बात मामा को मालूम है। रसवंती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुस्से में फिर पारस के दिमाग पर दस्तक दी। वो मजबूर था, बेहतियात सांस रोक लेता था। वो बार बार उसके दिमाग में जाने की कोशिश करने लगी। पारस पर अब 2 तरफा हमले हो रहे थे। एक तरफ वो अली तैमूर के खिलाफ जिस्मानी कुव्वत का मुजाहिरा कर रहा था, दूसरी तरफ बार बार सांस रोक रहा था। वो 15 मिनट तक मुसलसल सांस रोक सकता था और रसवंती थी कि उसके पीछे पड़ गई थी। आखिर बेचारा कमजोर पड़ने लगा। फिर अचानक फैसला हो गया। एक भाई के हलक से दिल खराश चीख निकली। उसके दिमाग में जलजला पैदा हो गया था। हाथ से रिवॉल्वर छूट गया था और दूसरे भाई ने उसे निशाने पर रख लिया। कॉटेज के बाहर एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था।
वो पारस के चैलेंज के मुताबिक खाली होने वाला था या तबाह होने वाला था, या अली तैमूर के अज़म के मुताबिक दोनों भाई उसमें जाने वाले थे। फैसला भी बाकी था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये एक सदियों पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी ये कहावत दोहराई जाती है। आज भी लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, फिर अचानक खुद ही उसमें गिर पड़ते हैं। रसवंती चीख रही थी, ममता से बेहाल होकर तड़प रही थी, क्योंकि जलजला पारस के दिमाग में नहीं, अली तैमूर के दिमाग में आया था। वो दोनों हाथों से सर को थामकर डगमगा रहा था। रसवंती उसके अंदर आकर रो रो कर पूछ रही थी, माँ की जान, मेरे लाल, ये कौन तुम्हें दिमागी अजियत पहुंचा रहा है? दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। वह तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, माँ को जवाब नहीं दे पा रहा था। वैसे वो खुद नहीं जानता था कि ऐसा किसने किया है। उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गया। पारस उसे चंद लम्हों तक निशाने पर रखकर सोचता रहा, फिर एक बार की खुशी से हाथ उठाकर बोला, पापा जिंदाबाद, थैंक यू पापा। थोड़ी देर मेरे भाई को और संभाल लें, मैं दुश्मनों से निमट रहा हूं। मैंने सोच के जरिए कहा, ठीक है बेटे, तुम जाओ, मैं इन माँ बेटे से निमट लूंगा। वो दौड़ता हुआ खिड़की के पास गया, जहां मास्टर जीरो बेहोश पड़ा हुआ था। पास ही मिनी मशीन गन रखी हुई थी। उसने मशीन गन को उठाते हुए कहा, पापा, भाई को अगले कॉटेज के दरवाजे से निकालकर पहाड़ी के नीचे ले जाएं, मैं आ रहा हूं। कॉटेज के पिछले दरवाजे के बाहर दूर तक खुली जगह थी। वहां हेलीकॉप्टर उतर रहा था। सुपर मास्टर का वो हेलीकॉप्टर मास्टर जीरो और दोनों भाइयों को ले जाने आया था। चंद लम्हे पहले तक बाजी सुपर मास्टर के हाथ में थी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के दौरान यूं उलझ गए थे कि कोई किसी से निजात नहीं पा रहा था। ऐसे में हेलीकॉप्टर से आने वाले उन भाइयों को गन पॉइंट पर अपने साथ बासानी ले जा सकते थे। अब भी पारस वहां तनहा था और हेलीकॉप्टर से पता नहीं कितने मुसल्ला दुश्मन वारिद होने वाले थे। अब उसे जो भी करना था तूफानी रफ्तार से करना था। मैं अली तैमूर के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे कॉटेज के अगले दरवाजे से बाहर ले आया। अभी उस पर दुश्मनों की नजर नहीं पड़ सकती थी। रसवंती ने रोते हुए पूछा कि आपने मेरे बेटे को दिमागी अजियत पहुंचाई थी। मैंने नागवारी से कहा, जरा ठहरो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा अजियत पहुंचाने वाला हूं। उसने गुस्से से पूछा, मेरा और मेरे बेटे का कसूर क्या है? क्या आप पारस की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि दूसरा बेटा दुश्मन नजर आ रहा है? फजूल बातों में वक्त ज़ाया न करो, अपने बेटे के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाओ। इस बात का खास ख्याल रखो कि कोई इसके दिमाग में एक लफ्ज़ भी बोलने ना पाए। देखो, मैंने इसे आधी पहाड़ी तक उतार दिया है। तुम इसे नीचे ले जाओ और इसके जरिए सलमान राजी से फरहाद बनकर कहो, अपने बेटे को उसके पास अमानत के तौर पर छोड़ रही हूं, इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरा पारस के पास रहना जरूरी है। मैं उसे जरूरी हदायत देकर पारस के पास आया। वो बेहोश पड़े हुए मास्टर जीरो को रिवॉल्वर से गोली मार चुका था। अब मिनी मशीन गन उठाए कॉटेज के अगले दरवाजे से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर में आने वालों से निमटना चाहता था। उसने एक तरफ दौड़ते हुए देखा, जो हेलीकॉप्टर वहां उतरने वाला था वो वापस जाने के लिए फिर बुलंद हो रहा था। मैंने कहा, देर न करो, वो निकल जाएंगे। वो रुक गया। मिनी मशीन गन संभालकर उसने एक बार अपने टारगेट को सर उठाकर देखा। दूसरे ही लम्हे उसने फायरिंग शुरू कर दी। सुपर मास्टर को बाजी हारने का यकीन हो गया था, इसलिए हेलीकॉप्टर वालों को वापस बुला रहा था। चंद सेकंड की फायरिंग के बाद ही जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन से बुलंद होने वाला हेलीकॉप्टर शोलों में घिर गया था। पारस मशीन गन फेंककर दौड़ता हुआ और छलांगे लगाता हुआ पहाड़ी से उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ रहे थे, कितने ही जलते हुए टुकड़े उसके आसपास आकर गिर रहे थे। सलमान राजी मरहबा मरहबा कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। एक जलता हुआ टुकड़ा सीधा पारस पर आया। इससे पहले ही सलमान राजी उससे लिपट गया। उसके हलक से कराह निकली। पारस ने उसे संभालकर नीचे उतरते हुए कहा, मिस्टर राजी, ये तुमने क्या हमाकत की? जवान, तुम इसे हमाकत कहते हो? अरे तुम पर तो मैं, मेरा खानदान और ये पूरा जजीरा कुर्बान है। खुदा की कसम, ऐसी जहानत और दलेरी की मिसाल नहीं मिल सकती। तुमने तनहा सुपर मास्टर के छक्के छुड़ा दिए। पारस ने मेरी हदायत के मुताबिक पूछा, मेरा भाई अली तैमूर खैरियत से है? बेशक, अभी उसकी जुबान से तुम्हारा बाप बोल रहा था कि वो अपनी अमानत हमारे पास छोड़ा है। फिर वो खैरियत से कैसे नहीं होगा? बाय द वे, मैं अली तैमूर की ज़हनी हालत को समझता हूँ। बेचारा तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है। तुम अपने बाप से कहना वो बुरा ना माने। हम उसे कड़ी निगरानी में रखेंगे, वरना सुपर मास्टर भी उसके जरिए कोई शैतानी चाल चलेगा। अभी मेरे पापा मसरूफ हैं, बहुत जल्द तुमसे खुद ही गुफ्तगू करेंगे। मैं इधर से मुतमईन होकर रसवंती के पास आया, फिर बोला, जी चाहता है तुम्हारे दिमाग की चूलें हिलाकर रख दूं। तुमने सिर्फ ये देखा कि पारस तुम्हारे अली तैमूर से लड़ रहा है और तुम्हें गुस्सा आ गया। तुमने ये समझने की जहमत नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी मालूम हुआ कि मेरा बेटा सहरज़दा है, बज़ाहिर हमारा फर्मा बरदार है, लेकिन अपने आमिल के इशारों पर चल रहा है, और वो आमिल है सुपर मास्टर। हाँ, मैं मौजूदा हालात से समझ रही हूँ। तुम पानी सर से गुजर जाने के बाद समझती हो। अगर मेरी दिमागी तवानाई बहाल ना होती और मैं ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ पारस के पास ना पहुंचता, तो तुम अली तैमूर के साथ मिलकर उसे मार डालती। मुझे शर्मिंदा ना करो। क्या वाकई तुम्हें शर्म भी आती है? क्या इससे पहले तुमने पारस से दुश्मनी नहीं की? क्या इससे भी पहले तुम्हें शर्म नहीं आई थी? मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा दो या तलाफी का मौका दो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, आइंदा पारस और अली तैमूर के दरमियान कोई फर्क डालोगी
या किसी से इम्तियाजी सलूक करोगी तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी ममता दिन रात अंगारों पर लौटती रहेगी। वो घबरा कर बोली, तुम क्या करना चाहते हो? साफ और सीधी बात सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं अली तैमूर को हमेशा के लिए तुमसे बहुत दूर भेज दूंगा और उसके दिमाग पर ऐसा अमल करूंगा कि वो तुम्हारी सोच की लहरों को कभी अपने पास भटकने नहीं देगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर ये चैलेंज है तो मुझे ऐसा ना करने दो, मैं अभी यही करने जा रहा हूं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं चैलेंज नहीं कर रही हूं। मेरे मुंह से बात फिसल गई थी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, दोनों बेटों को एक आंख से देखूंगी, पारस के पसीने की जगह खून बहाऊंगी, कभी उसके पांव में कांटा नहीं चुभने दूंगी। मुझे एक बार यह साबित करने का मौका दो कि मैं दोनों के लिए एक जैसी मां हूं। मैं पारस की सलामती पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुम बहुत अच्छी हो, मैं अली तैमूर के पास जाऊं? तुमने देखा है कि अली तैमूर महफूज है, इसके बरक्स पारस खतरात से खेल रहा है। तुम्हारी ममता ने उसके लिए तड़प कर यह नहीं कहा कि मैं पारस बेटे के पास जाऊंगी, उसे मां की जरूरत होगी। मैं अभी कहने वाली थी, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। सुनो रसवंती, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और तुम्हारी जैसी औरत की फितरत कभी नहीं बदलती। बेहतर यही है कि पारस की फिक्र ना करो। खुदा न खास्ता उसे तुमसे नुकसान पहुंचने का जरा भी अंदेशा होगा तो मैं तुमसे समझ लूंगा। जाओ मरो अपने बेटे के पास। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थैल्मा मुझसे अस्पताल में मिलने आई थी। मुझे बिस्तर पर बैठा देखकर खुशी से बोली, थैंक्स गॉड, तुम उठकर बैठ गई। पिछली रात तुम्हारी हालत बड़ी तशवीशनाक थी। मैं कल से अभी तक जाग रही हूँ। रो रो कर खुदा से दुआएं मांग रही थी कि वह हमारी जान ले ले, मगर तुम्हें सलामत रखे। मैंने मुस्कुराकर कहा, खुदा तुम्हारी जान कैसे लेगा? अभी तो तुम्हें दोबारा जवान होना है, जरा आईना देखो, जबरदस्त तब्दीलियां आ रही हैं। वो बिस्तर के सिरे पर बैठ गई, मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, ओनील, मेरे दिल की बात खुदा जानता है। तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गए हो। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लैला की तरह तुम पर आशिक हो गई हूं। हाँ, मगर दिलो जान से तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारी अकीदतमंद हूं। मेरे खुलूस और बेलौस मोहब्बत का सबूत यह है कि अब मेरे दिल में दौलत की हवस और जवानी की तमन्ना नहीं है। मैं चाहती हूँ सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं और रफ्ता रफ्ता इंसान बनती रहूं। मेरा माजी बहुत शर्मनाक है। मैंने अपने एक भतीजे पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं जानता हूं। मेरा इल्म वो बात मुझको पहले बता देता है जो तुम्हारी जुबान पर आने वाली होती है। वो माजी में होने वाली गलतियों का एतराफ कर रही थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा, वो सच कह रही थी। वो दिलो दिमाग की गहराइयों से मुझसे मुतासिर हो गई थी। मैं दो वजूह से इसकी फैमिली में आया था। एक तो यह कि उस यहूदी फैमिली में रहकर बासानी इसराइल पहुंचूंगा तो वहां कोई मुझ पर शुबा नहीं करेगा। दूसरी के थेल्मा और टॉम मूरस वगैरह ने अपने भतीजे डॉन मूरस पर बेइंतहा मुजालिम ढाए थे। मैं उसका इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन थेल्मा अपनी गलतियों का एतराफ कर रही थी। कहीं डॉन मूरस मिल जाता तो उन गलतियों की तलाफी कर सकती थी। वो काबिल मुआफी थी। अलबत्ता टॉम मूरस हनूज बेईमान और दौलत का लालची था। मैं किसी वक्त उसे सजा दे सकता था, मगर अब इसराइल जाना जरूरी नहीं रहा था। पारस वहां से निकलकर एक जजीरे में पहुंच गया था। सोनिया अपने साथ मारिया को ले गई थी। अब सिर्फ एक नैन्सी रह गई थी जो कानूनन मेरी बहू थी, लेकिन यह मुझसे ज्यादा पारस का जाती मामला था। मुझे आजकल ये फैसला करना था कि ओनील मूरस के रूप में मौजूदा यहूदी फैमिली के साथ रहना चाहिए या नहीं। डॉक्टर मेरा मुआयना करने के लिए आया। मैंने उसके दिमाग में ये बात पैदा की कि मुझे चंद घंटों तक तन्हा आराम करना चाहिए और किसी से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। उसने थैल्मा से यही बात कह दी। वो बोली, वाकई तुम्हें आंखें बंद करके आराम करना चाहिए। मैं शाम को 7 बजे आऊंगी। डॉक्टर की जाने के बाद वो भी चली गई। मैं आराम से लेटकर आंखें बंद करके सुपर मास्टर के पास पहुंच गया। यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि जो टेलीपैथी जानने वाला सुपर मास्टर आनी पर्दों के पीछे छुपा रहता था, उसके एक मंसूबे की नाकामी ने मुझे उसके दिमाग तक पहुंचा दिया था। मंसूबा यह था कि वो अली तैमूर को तनवीमी अमल के जरिए हमेशा अपना मामूल बनाकर रखेगा। पारस को जब जजीरे में पहुंचाया जाएगा तो सलमान राजी उस पर तनवीमी अमल करेगा। इस तरह मेरे दूसरे बेटे को भी दिमागी तौर पर अपने कब्जे में रखेगा। इसके बाद मुझे इतला देगा कि मेरे दोनों बेटे उसकी कैद से फरार हो गए हैं। उसके मंसूबे के मुताबिक जब मैं दोनों से दिमागी राब्ता कायम करता तो वो सादतमंद बच्चों की तरह मेरी हर बात का जवाब देते, लेकिन ये कभी ना बताते कि वो एक जजीरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बड़ी हद तक कामयाब हो चुका था। अली तैमूर के दिमाग पर हुकूमत करने लगा था। पारस को भी किसी रुकावट के बगैर जजीरे पर पहुंचा दिया गया। उसे सलमान राजी पर बड़ा एतमाद था, क्योंकि वो उसकी हुकूमत का पुराना वफादार था। उसकी हुकूमत ने उसकी खिदमत से खुश होकर उसे वह जजीरा इनाम के तौर पर दिया था। सलमान राजी उसके मंसूबों के मुताबिक जजीरे में दहशतगर्द तैयार करता और उन्हें तकरीबकारी के लिए भेजता रहता। यानी वो इतना वफादार था कि उस पर एतमाद करके मेरे दोनों बेटों को उसके पास जजीरे में भेजा गया। एतमाद इसलिए भी था कि वो उन्हें अपना दामाद बनाकर रखना चाहता था। इतने गहरे रिश्ते के बाद वो उन्हें जजीरे से कभी निकलने ना देता, लेकिन बात यहीं से बिगड़ गई। सुपर मास्टर ये नहीं जानता था कि दूसरा टेलीपैथी जानने वाला मास्टर जीरो यास्मीना को हासिल करना चाहते हैं। जहां से बात बिगड़ने लगी वहीं से जिक्र करता हूं। मास्टर जीरो ने जब देखा कि पारस और यास्मीना
एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं तो उसने फैसला कर लिया कि वो हमेशा के लिए पारस का जहनी तवाज़ुन बिगाड़ देगा। जब सलमान राजी पारस पर तनवीमी अमल करने लगा तो वो चुपके से उसके दिमाग में आया। ख्याल था कि तनवीमी अमल की वजह से पहले उसका दिमाग कमज़ोर होगा, वो ख्याल ख्वानी के जरिए पूरी तरह उस पर कब्जा जमाएगा, फिर रफ्ता रफ्ता उसे पागल बना देगा। लेकिन पारस ने उसे दिमाग में महसूस कर लिया। सलमान राजी से कह दिया था उसका तनवीमी अमल कामयाब नहीं होगा क्योंकि कोई उसके दिमाग में आ रहा है। भेद खुलने पर मास्टर जीरो ने कहा, मिस्टर राजी, मैं पारस का जहनी तवाज़ुन बिगाड़ना चाहता हूँ। इसका होशमंद रहना हम सबके लिए खतरनाक होगा। सलमान राजी ने कहा, मैं खतरात से खेलने का आदी हूँ, इसलिए फरहाद के दोनों बेटों को अपने पास रखने का खतरा मोल ले चुका हूँ। लेकिन तुम पारस को दामाद नहीं बनाओगे क्योंकि मैं यास्मीना को चाहता हूँ। बकवास मत करो। यास्मीना का नाम जुबान पर लाने से पहले सोचो कि किससे बातें कर रहे हो। तुम्हें सोचना और खुश होना चाहिए कि सुपर मास्टर का राइट हैंड तुम्हारी बेटी का मुतालबा कर रहा है। चलो उसे दामाद बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, बाद में बना लेना, पहले उसे 1-2 रात के लिए मेरे पास छोड़ दो। ये बात ऐसी थी जिसे सुनते ही सलमान राजी आपे से बाहर हो गया। उसका दिमाग फट पड़ा। बरसों की वफादारी रेजा रेजा हो गई। उसने गरजते हुए कहा, जलील कुत्ते, अब एक लफ्ज ना कहना। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो सुपर मास्टर को फौरन मेरे दिमाग में भेज दे। सुपर मास्टर के आने में कुछ देर हुई। इतनी देर में सलमान राजी ने पूरे जजीरे की नाकाबंदी करा दी ताकि मास्टर जीरो फरार होने ना पाए। दरअसल सुपर मास्टर ने समझ लिया था खेल बिगड़ रहा है। सलमान राजी को बेटी की गाली पड़ी है, उसका गुस्सा आसानी से ठंडा नहीं होगा। उसे ठंडा करने से पहले उसे जजीरे से मास्टर जीरो और दोनों पारस को निकालना होगा। उसे वहां से निकालने के तमाम इंतजाम करने के बाद उसने सलमान राजी से कहा, तुम अफ्रीकी मुसलमानों में यही एक खराबी है कि तुम लोग बहुत गर्म मजाज होते हो। जरा सी बात पर तुम्हें गुस्सा आ जाता है। वो गरज कर बोला, अगर ये जरा सी बात है तो अपनी बेटी एक रात के लिए मास्टर जीरो के पास भेज दो। हंसते हुए बोला, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए गुस्सा नहीं आएगा कि तुम्हारी सोसाइटी में बेटियां रातों को घर से बाहर रहती हैं। तुम्हारे यहाँ उनकी एक आध रात का हिसाब नहीं होता। हम गैरतमंद लोग हैं, कोई हमारी बेटी का नाम जुबान पर लाए तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। मास्टर जीरो ने जैसी बात कह दिया, इसके बाद वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मिस्टर राजी, तुम और मास्टर जीरो दोनों ही मेरे लिए अहम हो। मैं तुम में से किसी का जानी नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने सीधे सादे अंदाज में तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा और तुम्हें गुस्सा आ गया। अगर ये गुस्से की बात है तो उसे जजीरे से बाहर निकाल दो। आइंदा वो तुमसे राब्ता कायम नहीं करेगा। वो दोनों पारस को लेकर मेरे पास आ जाएगा। मास्टर, ये क्या कह रहे हो? मेरी दोनों बेटियां जहनी तौर पर दोनों पारस से वाबस्ता हो चुकी हैं। फरहाद के बेटे महज तुम्हारी रिश्तेदारी के लिए अगवा नहीं किए गए हैं। अकल की बात करो। ये दोनों ऐसी जगह रखे जाएंगे जहां मैं और मास्टर जीरो इन्हें अपने काबू में रख सकें। चूंकि तुम मास्टर जीरो को पसंद नहीं करते, इसलिए अब दोनों पारस की जगह तब्दील की जा रही है। नहीं मास्टर, दोनों पारस मेरे पास महफूज रहेंगे। फरहाद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। तुम मास्टर जीरो से दोस्ती निभाने की खातिर इतने अहम मामले में तब्दीली ना करो। मैं दोनों को जजीरे में रखकर तनहा उन पर तवज्जो नहीं दे सकता। मेरी दूसरी मसरूफियात भी होती हैं। ऐसे वक्त मास्टर जीरो ही उनकी निगरानी कर सकता है। बहरहाल मैंने दूसरे इंतजामात कर लिए हैं। मेरा एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचने वाला है। मेरी इजाजत के बगैर कोई हेलीकॉप्टर जजीरे में नहीं उतरेगा। इस तरह दोनों में ठन गई। सुपर मास्टर को सलमान राजी से कोई खतरा नहीं था। वैसे वफादार कुत्तों को गद्दारी करने पर आसानी से ठिकाने लगा देता। उसे खतरा मेरी तरफ से था। उसने पिछली शाम से हर उस मुल्क में जासूसों का जाल बिछा रखा था जहां मेरी मौजूदगी की तवक्को थी। चूंकि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए अपने बेटे की खबर नहीं ले रहा था, इसलिए ख्याल पैदा हुआ मैं बीमार हूं, दिमागी तौर पर कमजोर हूं। उसकी जासूस मुझे अस्पतालों में ढूंढ रहे थे। आखिर मालूम हो गया कि मैं इस्तांबुल के एक अस्पताल में हूं। ऐसे वक्त तो सुपर मास्टर से ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं था। मैं उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर आप या फट गया था। वो मेरी दिमागी कमजोरी से भी फायदा उठा सकता था, लेकिन बीमार शेर की भी दहशत होती है। वह भी बराह रास्त मुझे छेड़कर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। पहले दोनों पारस को एक महफूज मुकाम तक पहुंचाना चाहता था। उसने वक्ती तौर पर मुझे नजरअंदाज किया। उसके इत्मीनान के लिए इतना ही काफी था कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। वो जजीरे में मसरूफ हो गया। ऐसे वक्त उसकी भी एक कमजोरी थी। इत्तफाक से वो कुछ बीमार था, ख्याल ख्वानी कर सकता था, लेकिन चंद सेकंड से ज्यादा सांस रोक नहीं सकता था। उसका ख्याल था वो जल्द से जल्द दोनों पारस को जजीरे से निकालने के बाद आराम करेगा और अपना बाकायदा इलाज कराएगा। लेकिन वहां तन्हा पारस उसके लिए मुसीबत बन गया। वो मास्टर जीरो को बेहोश करने के बाद अली तैमूर का रास्ता रोक रहा था। दोनों भाई एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। ऐसे वक्त मैंने दिमागी तवानाई महसूस की। सबसे पहले बेटे की खबर लेने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज की। उसके पास पहुंचकर मालूम हुआ कि अली तैमूर सुपर मास्टर का मामूल बना है और अपने भाई से लड़ रहा है। मैं अली तैमूर के पास आकर उसकी जहनी हालत का अंदाजा करने लगा। उस वक्त सुपर मास्टर झुंझलाकर उससे कह रहा था, क्या तुम पारस से पीछा नहीं छुड़ा सकते? वो फिक्रमंद था जजीरे में वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे दोनों बेटों को वहां से निकाल लेना चाहता था। ऐसे वक्त रसवंती अपने बेटे की मदद के लिए वहां पहुंच गई।
मुझे तकदीर ने सुपर मास्टर की आवाज़ सुना दी थी। मैंने उसका लबो लहजा अच्छी तरह याद कर लिया था, लेकिन उसके दिमाग में पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा था। जब मौका मिला तो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ये तकदीर के तमाशे हैं कि 1 घंटा पहले मैं बिस्तर पर था और अब तकदीर ने उसे लाकर बिस्तर पर पटक दिया। लोग बीमारी से परेशान होते हैं। वो इस फिक्र से मरा जा रहा था कि कहीं मैंने अली तैमूर के दिमाग में आकर उसकी आवाज़ ना सुन लियो। वो हर लम्हे अपने दिमाग में मेरी आमद का मुंतजिर था। उसका ख्याल था मेरी सोच की लहरों को महसूस कर लेगा। मैंने इस काम ख्याली में उसे मुब्तला रखा और चुपके चुपके अहम मालूमात हासिल करने लगा। उसका नाम रॉजर हिल्टन था। मैनहट्टन के एक शानदार बंगले में रहता था। बंगले में एक खुफिया टेलीफोन था जिसके जरिए हुकूमत के अहम अफराद से रब्ता कायम करता या कंप्यूटर के जरिए गुफ्तगू करता। इमरजेंसी कॉल पर एक फौजी डॉक्टर उसके इलाज के लिए आया। उसका अच्छी तरह मुआयना करने के बाद दवाएं देकर चला गया। उसकी सेहतयाब होने तक 2 फौजी अफसरों की ड्यूटी लगा दी गई। मैंने उसके दिमाग से ऐसे चंद अहम अफसरान के नाम मालूम किए जो ट्रांसफार्मर मशीन और उसके नक्शे की हिफाजत के जिम्मेदार थे। अब वक्त आ गया था कि मैं जल्द अज जल्द वहां तक पहुंचकर उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर दूं। मैंने उन अफसरान के नाम, पते और टेलीफोन नंबर मालूम किए। उनमें से कोई योगा का माहिर नहीं था। वो सब उम्र रसीदा रिटायर्ड फौजी अफसर थे और वो सब बहुत रिजर्व रहते थे। अच्छी खासी जिंदगी गुजारने के बाद अब दुनियावी ऐशो इशरत के ख्वाहिशमंद नहीं रहे थे। किसी क्लब वगैरह में नहीं जाते थे। उन्होंने जवानी में शादी नहीं की, इसलिए बुढ़ापे में कोई रिश्तेदार नहीं था। वो तादाद में 3 थे। जेर जमीन खुफिया अड्डे के इंचार्ज। एक जेर जमीन अड्डे में ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी। दूसरे खुफिया अड्डे में मशीन का नक्शा और ब्लू प्रिंट रखे हुए थे। तीसरा खुफिया अड्डा एक छोटा सा वर्कशॉप था जहां आजकल एक और नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो रही थी। कुदरत को जब मंजूर होता है तो बंदों की आजमाइश के लिए दर्जनों शैतान पैदा हो जाते हैं, और जब नामंजूर होता है तो हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा कर देता है। उन्होंने कई ट्रांसफार्मर मशीनें बनाई, कई शैतान पैदा किए। आज एक मशीन की मौजूदगी में एहतियातन दूसरी मशीन तैयार की जा रही थी। ऐसे में कुदरत ने मुझे उन खुफिया अड्डों के इंचार्ज तक पहुंचा दिया। मैंने खूब छानबीन के बाद एक खुफिया अड्डे के इंचार्ज तक रसाई हासिल की। उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग में जाकर खामोशी से बैठ गया। वो मशीन नक्शे और उसके ब्लू प्रिंट का इंचार्ज था। उसके दिमाग ने पूरे यकीन से बताया कि नक्शे और उसकी नकलों का आखिरी स्टॉक इसी अड्डे में है। किसी और सरकारी खुफिया शोबे में इसकी कोई नकल नहीं। अलबत्ता इसकी एक नकल तीसरे खुफिया अड्डे में थी जहां उसके मुताबिक नई मशीन तैयार हो रही थी। मैं उस इंचार्ज अफसर को किसी वक्त भी वहां पहुंचाकर उन तमाम नक्शों को जलाकर राख कर सकता था, लेकिन ऐसी जल्दबाजी से दूसरे अड्डे के इंचार्ज अफसरान होशियार हो जाते। मैंने बड़े सब्र और तहम्मुल से मुनासिब वक्त का इंतजार किया। बाकी 2 अफसरान के दिमागों में पहुंचकर उनके खुफिया अड्डों के मुतालिक भी मालूमात हासिल करता रहा। आखिरी मालूमात के मुताबिक नई मशीन तैयार हो चुकी थी। उसे आजमाने के लिए एक मर्द और एक बहुत ही ज़हीन लड़की को उसमें से गुजारा गया था। अब इसमें एक नया तजुर्बा किया जा रहा था। मशीन में एक नई तब्दीली की जा रही थी। अगर इसमें कामयाबी होती तो इस मशीन से गुजरने वाला अपनी पिछली जिंदगी बिल्कुल भूल जाता। जिसके दिमाग से टेलीपैथी का इल्म हासिल करता उसी की शख्सियत भी इख्तियार कर लेता। यह तजुर्बा दूसरे दिन होने वाला था और वह तीनों अफसर वहां जाने वाले थे। मेरे लिए उन तीनों अड्डों की तबाही बहुत बड़ा मसला बन गई थी, क्योंकि इन मुख्तलिफ 3 जेर ज़मीन अड्डों के ऊपर जो इमारतें थी वहां मुसल्लह फौजियों का पहरा होता था। वो तीनों इंचार्ज अफसरान पूरी तरह तलाशी लेने के बाद इमारतों के तहखानों में जाते थे। वो अपने साथ ऐसा सामान नहीं ले जा सकते थे जिसके जरिए मशीनों को तबाह किया जा सकता। तहखानों के दरवाजे मखसूस नंबरों से खुलते थे और वह नंबर सिर्फ वही तीनों अफसर जानते थे। उन मशीनों को और उनके नक्शों को हमेशा के लिए ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। अगर मैं आसान समझकर उनकी तबाही पर तुल जाता और इसके बाद एक मशीन या एक नक्शा किसी तरह तबाह होने या जलने से रह जाता तो फिर वही ट्रांसफार्मर मशीन का चक्कर चलने लगता और उसकी हिफाजत करने वाले पहले से ज़्यादा मोहतात हो जाते। मैं दूसरे दिन कुछ न कर सका। उन तीनों के पास बारी बारी जाता रहा। उनके जरिए उन फौजी अफसरान के दिमागों में जगह बनाता रहा जो उन तय खानों के ऊपर वाली इमारतों में ड्यूटी दिया करते थे। इस बार मैंने रसवंती और आर्मर के अलावा डैनी दानियाल को भी साथ रखा। हम 4 टेलीपैथी जानने वालों ने तकरीबन 30 अफसरान और अहम फौजी जवानों के दिमागों में जगह बना ली। उस रोज़ उनकी तरफ से ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए जो नया तजुर्बा किया गया वो नाकाम रहा। यानी मशीन के जरिए सिर्फ 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हुआ था। हमने फैसला कर लिया अब किसी तीसरे का इजाफा नहीं होगा। आधी रात के बाद हर खुफिया अड्डे पर सिर्फ 2 अफसर चंद फौजी जवानों के साथ पहरा देते थे। हम चारों ने पहले नक्शे वाले तहखाने पर हमला किया। वहां के अफसरों और जवानों के दिमागों को अपने कब्जे में किया। 2 अफसरान को तहखाने में पहुंचाया। दरवाजे खोलने के मखसूस नंबर हमें याद थे। उन्होंने वहां पहुंचकर असल नक्शा और उसके तमाम ब्लूप्रिंट्स वगैरह एक जगह जमा किए, फिर उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब तक वो तमाम नक्शे जलकर राख नहीं हुए वो वहां खड़े रहे। फिर तहखाने से बाहर आकर उन्होंने मखसूस नंबरों से दरवाजे को बंद किया। इसके बाद अपनी ड्यूटी की जगह पहुंचे तो हमने उनके दिमागों को आज़ाद कर दिया। ऐसा करने से उन्हें किसी खास बात का एहसास नहीं हुआ।
क्योंकि वो तय खाने में जाने से पहले पी रहे थे, खासे नशे में थे। वहां से वापस आए तब भी नशे में थे। हमने बड़ी फराख दिली से उन्हें तय खाने में पीते रहने का मौका दिया। बाकी 2 तय खानों के लिए खास बारूदी धमाकों के इंतजाम किए गए। पहला मरहला खामोशी से तय हो गया, दूसरे 2 मरहले खासे हंगामा खेज थे। हम नहीं चाहते थे कि दूसरे तय खाने में धमाके हों तो तीसरे तय खाने वाले होशियार हो जाएं। इस गलती से बचने के लिए हमने दोनों जगह धमाकों का एक ही वक्त मुकर्रर किया। एक तय खाने में जो अफसरान गए उनके दिमागों पर मैंने और आर्मर ने कब्जा जमाया। दूसरे तय खाने में जाने वाले अफसरान के साथ रसवंती और डैनी दानियाल लगे हुए थे। दोनों जगह एक एक ट्रांसफार्मर मशीन थी। उन अफसरान ने मशीन के अहम और पेचीदा पुर्जों को खोलकर बड़े से बैग में डाल लिया। दोनों मशीनों को बिल्कुल नाकारा बना दिया। फिर उन मशीनों के अंदर और बाहर 4 भारी कुव्वत के टाइम बम लगा दिए। इसके बाद तय खानों से बाहर आकर इमारत से बाहर निकले। ड्यूटी पर हाजिर रहने वाले जवान उन्हें सलाम कर रहे थे और वह सर हिला हिलाकर जवाब देते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे। फिर उन्होंने गाड़ियां आगे बढ़ाईं। बहुत दूर जाकर वो हमारी मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ गटर के नजदीक रुकते गए। उनके ढक्कन उठाकर थोड़े थोड़े पुर्जे बैग से निकालकर गटर की गहराई में फेंकते गए। यह अमल देर तक जारी रहा। जब तमाम पुर्जे फेंक दिए गए, बैग खाली हो गए, तो वो अपनी ड्यूटी की जगह वापस जाने लगे। दोनों तय खानों में 4-4 बॉम्ब रखे गए थे। उन 8 की ब्लास्टिंग का एक ही वक्त मुकर्रर था। जब वो वक्त आया तो जैसे क्यामत आ गई। रात के वक्त इन धमाकों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हमने अफसरों के दिमागों को आज़ाद कर दिया। अब उनके दिमागों को हिलाने के लिए वो धमाके काफ़ी थे। रसवंती, आर्मर और दानियाल मेरे दिमाग में आकर खुशी का इजहार कर रहे थे। मैंने कहा, वाकई आज सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए खुशी का मौका है। हमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है कि हमारी इस दुनिया में अब कोई ट्रांसफार्मर मशीन नहीं रही और ना ही कोई नक्शा किसी भूले भटके किरदार के पास रह गया है। इन मशीनों के जो माहिरीन थे वो इन्हीं इमारतों में रहते थे। बम के धमाकों ने उन्हें भी नाबूद कर दिया होगा। हम चारों ने थोड़ी देर बाद ख्याल ख्वानी की परवाज की। मशीन के जितने मैकेनिक और माहिरीन थे उनमें से किसी का दिमाग हमारी सोच की लहरों को कबूल करने के लिए जिंदा नहीं रहा। दानियाल ने कहा, फरहाद साहब, मैं समझता हूँ ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। इसके बाद आप कोई और ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकेंगे। रसवंती ने पूछा, भला वो क्यों? इसलिए कि आजकल दोनों बेटों ने बाप को छुट्टी दे रखी है। इस पर सब कह के लगाने लगे। आर्मर ने कहा, इतनी मेहनत के बावजूद अभी सुपर मास्टर और 2 नए ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हैं। वो दोनों जब तक गुमनाम रहेंगे खुश नसीब रहेंगे। जिस दिन हमारे सामने आएंगे आन जहानी कहलाने लगेंगे। रह गया सुपर मास्टर, उससे अभी निमट लेता हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने हल्का सा झटका पहुंचाया तो वो खड़े खड़े गिर पड़ा। फर्श पर तड़पते हुए चीखने लगा। ड्यूटी देने वाला फौजी अफसर 2 मुसल्ला जवानों के साथ दौड़ता हुआ आया। फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोला, क्या बात है? उसने मेरी मर्जी के मुताबिक लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, मुझे फरहाद हो गया है। क्या? अफसर ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया है? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? उस खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं और जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती? उसे फरहाद कहते हैं। उसे कैंसर कहते हैं। नहीं, उसे फरहाद कहते हैं। क्या मिस्टर फरहाद तुम्हारे दिमाग में है? अगर हैं तो तुम उनका क्या बिगाड़ लोगे? क्या ऐसा कोई है जो मुझे फरहाद की इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रख सके? अफसर ने कहा, मैं मिस्टर फरहाद से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे आला हुकाम से राब्ता कायम करें। हमारे हुकाम उनसे अहम मामला तय करना चाहते हैं। सुपर मास्टर रॉजर हिल्टन ने कहा, जब मैंने फरहाद के बेटे अली तैमूर को अपना मामूल बनाया और पारस को अगवा कराया तब हमारे हुकाम को फरहाद याद क्यों ना आया? अब उसे क्या पड़ी है कि वह हमारे हुकाम से गुफ्तगू करे? अफसर ने कहा, मिस्टर रॉजर, अब तुम सुपर मास्टर नहीं रहे, तुम खामोश रहो। मुझे मिस्टर फरहाद से बातें करने दो। रॉजर ने कहा, मैं टेलीपैथी जानता हूं। जब तक मेरा वजूद खत्म नहीं होगा फरहाद किसी से बात नहीं करेगा, लिहाजा मैं जा रहा हूं, ये लो। उसने सांस रोक ली। दूसरे लफ्जों में मैंने उसे सांस लेने नहीं दिया। वो तड़पता रहा और मैं सोच के जरिए कहता रहा, तुमने अपनी सियासी चालों को कामयाब बनाने के लिए जितने बेगुनाहों का कत्ल किया या कराया उन तमाम बेमौत मरने वालों को याद करो। खुदा ना खास्ता मैं या मेरे बच्चे कमजोर होते तो तुम उन्हें किस तरह अजियतें देकर मारते, ये मैं जानता हूं। तुम्हारे जैसे शैतान काबिल मुआफी नहीं होते। उसका दम निकल गया और दीदे फैल गई। मैंने अफसर के दिमाग में आकर कहा, अपने आला हुकाम से कहना मेरा हिसाब बराबर हो गया। आइंदा कोई नया हिसाब शुरू होगा तो मैं उनसे गुफ्तगू करने आऊंगा, दैट्स ऑल। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो 7 शैतान जिन्हें मशीन ने पैदा किया था उनमें से 6 मर चुके थे। डैनी दानियाल रह गया था। वो हमारा वफादार था और अब तक दोस्ती का सबूत पेश करता जा रहा था। वो ऐसी कोई शैतानी हरकत नहीं कर रहा था जिस पर हमें एतराज होता। वो जल्द ही इसराइल में मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर या नए सिरे से इंतखाबात कराने के बाद वहां अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना चाहता था। ये उसका अपना कौमी और मुल्की मामला था। हमें इस सिलसिले में इस हद तक दिलचस्पी थी कि वो हमारा ताउन चाहता तो हम पूरी तरह ताउन करते, क्योंकि वो भी दिन रात हमारे काम आता रहता था। मशीन और नक्शों को हमेशा के लिए तबाह करने में 1 हफ्ता लगा। इस अरसे में जजीरे के हालात तेजी से तब्दील हुए।
दोनों पारस को फिर आजमाइशों से गुजरना पड़ा। मैं अभी वहां के तफसीली वाकयात बयान करूंगा। पहले मैं अपने हालात बयान कर दूं, क्योंकि अब इस्तांबुल शहर छोड़ रहा हूं। थेल्मा दिन में कई बार मुझसे मिलने अस्पताल आती थी। मैं तीसरे दिन उसके घर आ गया। टॉम मूरस ने मुझसे कहा, ओनील तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन थेल्मा की चाहत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं वो दिन ब दिन तुम्हारी दीवानी होती जा रही है। मैंने कहा, उसकी दीवानगी में खुलूस और नेक नियति है। तुम उसे गुनाहगार की आंखों से ना देखो। तुम मुझे गुनाहगार कह रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? आजकल तुम्हारी 2 लड़कियों से दोस्ती है। पहले तो वो चौंका, फिर ढीठ बनकर बोला, तुम्हारे नजूमी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात दुरुस्त कहते हो। यह सरासर मुझ पर इल्जाम है। अगर ढिठाई से इनकार करोगे तो मैं सच्चाई साबित करूंगा। तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैंने आज तक थेल्मा के सिवा किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है। मैंने कहा, थेल्मा अपने शौहर की कदर करो, ये मेरा भाई है, मैं भी कदर करता हूं। हमें बात को तलखी की हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए। वो किसी काम से चला गया। लोग इतने ढीठ होते हैं कि गुनाह के ख्याल से कहीं जाते हैं, लेकिन दावा करके जाते हैं कि गुनाहगार नहीं। मैंने थेल्मा के दिमाग में बाहर जाने की शदीद ख्वाहिश पैदा की। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, ओनील कभी गलत नहीं कहता, उसकी हर बात दुरुस्त होती है, लेकिन टॉम अपनी पारसाई का दावा करके गया है। अगर मैं इसका ताकुब करूं और कहीं रंगे हाथों पकड़ लूं, तो फिर एक बार ओनील की सच्चाई साबित हो जाएगी। वो मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूं। वो घर से बाहर निकली। टॉम पहले ही जा चुका था। वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर बेख्तियार बोली, सेंट्रल रोड।